नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के दौरान पीएम मोदी ने किया छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद। कहा, असफलताओं से निराश ना हो, हर गलती एक नई सीख। माता पिता को अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को उनका विजिटिंग कार्ड न बनाने की दी सलाह। पीएम मोदी ने छात्रों को दिया दबाव और तनाव से निपटने का मंत्र। कहा, मैंने अपने जीवन में निराशा के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी हैं। जब कोई स्वार्थ ना हो तो फैसले में कभी भ्रम नहीं होता। 140 करोड़ देशवासियों को बताया अपने सपना सबसे बड़ा विश्वास। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी है अभियान। नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से ईडी ने पटना में की घंटों पूछताछ। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची ईडी टीम के हाथ लगी निराशा, नहीं मिले हेमंत सोरेन। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद इंडी गठबंधन पर हमले जारी। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत। जदयू ने भी साधा निशाना। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने कहा, नीतीश कुमार ने किया इंडी गठबंधन का अंतिम संस्कार। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में देश की अर्थव्यवस्था की शानदार तस्वीर। विकास दर लगातार 3 सालों में 7% से ऊपर। पिछले 10 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र का पूंजी निवेश बढ़ा। बैंकिंग व्यवस्था मजबूत। वैश्विक स्वास्थ्य संकट और जलवायु परिवर्तन के बीच कृषि का बेहतरीन प्रदर्शन। अरब सागर में भारतीय नौसेना का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आईएनएस सुमित्रा ने ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज एमवी ईमान को सोमाली समुद्री डाकुओं के चंगुल से छुड़ाया। मछुआरों को कराया मुक्त। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस 2024 समारोह का हुआ विधिवत समापन। तीनों सेनाओं के संगीत बैंड्स ने अपनी धुनों से दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। शंखनाद धुन से हुई शुरुआत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम समेत तमाम गणमान्य अतिथि रहे मौजूद। और भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले लगा तगड़ा झटका। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल चोट के कारण दूसरे टेस्ट मैच से हुए बाहर। और शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के तहत छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से संवाद किया। पीएम ने दिल्ली के भारत मंडपम में जुटे हजारों छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त होने, परीक्षा का बेहतर तरीके से सामना करने और तनाव मुक्त रहने के लिए बहुत से सुझाव दिए। परीक्षा पे चर्चा के इस 7वें संस्करण में छात्रों ने पीएम से परीक्षा से संबंधित चिंताओं और उलझनों को लेकर तमाम सवाल पूछे। पीएम ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में छात्रों से संवाद करने पहुंचे प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत। परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में पीएम मोदी ने छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों को बहुत से सुझाव दिए। परीक्षा के भय, उससे जुड़े तनाव और परिणामों को लेकर छात्रों ने खूब सवाल किए, जिनके पीएम ने विस्तार से उत्तर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए अभिभावकों और अध्यापकों को भी ध्यान देना चाहिए। पीएम ने छात्रों के बीच स्वस्थ स्पर्धा पर बल दिया। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए। हमने जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार के का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को हर चुनौती से डटकर निपटने की सीख दी।
पीएम ने अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपने विजिटिंग कार्ड की तरह प्रयोग किए जाने की आदत को गलत बताया। पीएम ने कहा कि छात्रों के तनाव को कम करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम ने कहा कि छात्रों और शिक्षकों के बीच का बंधन पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से आगे होना चाहिए। टीचर का काम जॉब बदलना नहीं है, टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना है और वही परिवर्तन लाता है। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि हर चीज के लिए एक मानदंड होना चाहिए। पीएम ने कहा कि किसी भी चीज का कितना उपयोग करना चाहिए, इसका विवेक होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिटनेस के लिए संतुलित आहार और व्यायाम बहुत आवश्यक है। पीएम ने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। पीएम ने इसके लिए पर्याप्त नींद को भी जरूरी बताया। संतुलित आहार और आप जिस उम्र में हैं, उस उम्र में जिन चीजों की जरूरत है वो आपके आहार में है कि नहीं है। एक चीज पसंद है, बस खाते रहते हो, पेट भर जाता है, कभी मन भर जाता है, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। और इसलिए हमारे आहार में संतुलन, ये भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है। और फिर एक्सरसाइज, जैसे डेली टूथब्रश करते हैं ना, वैसे ही नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका प्रयास युवा पीढ़ी के लिए अधिक से अधिक आसानी पैदा करना है। पीएम ने कहा कि उन्होंने गरीबी को परास्त करने को अपनी जिम्मेदारी मानकर प्रयास किए। यही वजह है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। मेरा क्या, मुझे क्या, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देश के लिए करना और आपके लिए करना, ताकि आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, मैं नहीं चाहता हूं कि उन मुसीबतों से आपको गुजरना पड़े। हमें ऐसा देश बना करके देना है दोस्तों, ताकि आपके भावी पीढ़ी को भी, आपके संतानों को भी लगे कि हम ऐसे देश के अंदर और पूरी तरह खिल सकते हैं, अपना सामर्थ्य दिखा सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वहां लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम ने देश भर से आए छात्रों द्वारा प्रदर्शित मॉडलों को देखा। छात्रों ने पीएम को अपने नवाचार के बारे में बताया। पीएम ने इन सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हर साल पीएम मोदी बोर्ड एग्जाम से पहले बच्चों से मुलाकात करते हैं। परीक्षा से पहले पीएम बच्चों को एग्जाम के तनाव से वो कैसे दूर रहें, इसकी जानकारी देते हैं, इसकी टिप्स देते हैं। और हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से संवाद किया, आपने देखा। और इस कार्यक्रम को लेकर देश भर के छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के तहत छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से संवाद किया। इसके लिए देश भर से 2 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राओं, पालकों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। देश भर में पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पीएम परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के तहत जयपुर के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से देखा गया। इसी कड़ी में जयपुर स्थित राजभवन में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र और स्कूली बच्चे तथा शिक्षक मौजूद रहे। एग्ज़ाम टाइम में एक कूल और फ्री स्टेट ऑफ माइंड के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और हमारी सराउंडिंग्स बहुत ज़रूरी है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारे एग्ज़ाम टाइम में रहने वाले मेंटल स्टेट को काफ़ी हेल्प करती है। अगर हमारी सराउंडिंग्स पॉजिटिव है, हम कंसिस्टेंट है हमारी पढ़ाई में और हमारी मेहनत में, तो एग्ज़ाम टाइम में हमें स्ट्रेस लेने की प्रॉब्लम नहीं होगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी को सुनने के बाद जम्मू कश्मीर के जाख में राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने कहा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों के परीक्षा संबंधी सवालों के जवाब दिए, उससे अब वे परीक्षा से संबंधित किसी भी चुनौती को लेने के लिए ऊर्जावान महसूस करते हैं।
परीक्षा पे चर्चा पे एक प्रोग्राम हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें हमें पीएम ने ये बताया कि हमें एग्ज़ाम टाइम स्ट्रेस से कैसे डील करना है, अपने एग्ज़ाम को कैसे देना है। तो उन्होंने हमें ये बताया कि अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड करो, एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं रखो, पॉजिटिविटी रखो। कठुआ के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने भी पीएम मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा के सत्र में भाग लेने के बाद कहा कि वे तनाव मुक्त मन से परीक्षाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं। परीक्षा पे चर्चा 2024 हमने उनको बहुत ध्यान से सुना। हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में हम सुन रहे हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी तरीके से हम सभी को गाइड किया कि कैसे हमारा जो परीक्षा जो आने वाला है नज़दीक, उसको हम कैसे टैकल आउट करें। छत्तीसगढ़ में स्कूलों में भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। सैकड़ों छात्र छात्राएं और शिक्षक पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण से जुड़े। विद्यार्थियों ने माना कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी के संवाद उनमें एक नया जोश भर देते हैं। प्रधानमंत्री जी जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा इनोवेशन सपोर्ट करते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। हमारा जो प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, उसको सबको हमारा मेंटल जो स्ट्रेस होता है सबको प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के द्वारा हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। केरल में भी विभिन्न स्कूलों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया। कार्यक्रम में शामिल छात्रों का कहना है कि परीक्षा पे चर्चा ने उन्हें परीक्षा के तनाव से राहत दिलाने में मदद की है। Today we are very excited to be watching the Pariksha Pe Charcha program happening at Pragati Maidan. I've also been very opportunate to ask a question to the Honorable Prime Minister. So we are very happy and proud. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में आया। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री की प्रेरक बातचीत देखने के लिए उपस्थित राज्य के 4 छात्रों के अलावा अगरतला के प्रणवानंद हाई स्कूल के एक छात्र को पीएम मोदी से एक प्रश्न पूछने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने इस संवाद के दौरान जोर देकर कहा कि छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए अभिभावकों और अध्यापकों को भी ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे सा ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में नई नवेली एनडीए वाली नीतीश सरकार की सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में कुल 4 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। नीतीश सरकार ने जिन 4 एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई, उनमें से 2 मामले संसदीय कार्य से जुड़े हुए थे, जबकि वित्त विभाग से 2 एजेंडे इनमें शामिल थे। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार ने रविवार को ही सत्ता संभाल ली थी। सोमवार को एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए सरकार ने कुल 4 एजेंडों को मंजूरी दी है। इन एजेंडों में संसदीय कार्य से 2 और वित्त विभाग से 2 एजेंडे थे। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पीएम मोदी के विजन के अनुसार ही राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के इस बात को समझे कि जनादेश सुशासन के लिए, शांति के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए है
और इसको हमको मजबूत करना है। विकास की गति को डबल इंजन की सरकार मिलकर बढ़ाएगी, ये वातावरण बनाना है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन की कार्यवाही बुलाने के लिए अधिकृत किया गया है। बिहार में बजट सत्र की तारीख को फेर बदल कर इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस बीच बिहार में एनडीए के विधायकों ने निवर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध विधानसभा के सचिव को नोटिस दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बहुमत के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष का चयन होता है और अवध बिहारी चौधरी को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बहुमत है। जब एनडीए एक हो गया तो ऑब्वियसली हमारा बहुमत है और बहुमत के आधार पर स्पीकर रहते हैं। और अवध बिहारी चौधरी जी बड़े सुलझे हुए पुराने राजनेता हैं, उनको तो स्वयं इस्तीफा कर देना चाहिए। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों ने भी कहा है कि राज्य में अब डबल इंजन की सरकार है, इसलिए लोगों के कल्याण और विकास का काम भी अब तेज रफ्तार से होगा। बिहार नई ऊर्जा के साथ, नई संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। आज जिस प्रकार से आरजेडी के लोगों का तांडव बिहार में हो रहा था, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा था, काम बाधित था, विकास बाधित था। कुल मिलाकर बिहार में नई सरकार बनने के बाद बीजेपी अब पूरे जोर शोर से पीएम मोदी के विकास के विजन को राज्य में लागू करने की बात कह रही है। पटना से कुमार आलोक और सलमान हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पहले ममता बनर्जी और फिर अब नीतीश कुमार, विपक्षी इंडी गठबंधन के दो सबसे अहम सूत्रधारों के किनारा करने से न सिर्फ विपक्ष की एकता धड़ाम हुई है, बल्कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की संभावनाओं को भी ग्रहण लग गया है। बीजेपी इस पूरे मामले में कांग्रेस और उसके रवैये को जिम्मेदार ठहरा रही है। लोकसभा चुनाव की आहट से पहले ही पिछले साल तमाम विरोधी दलों ने एकजुट होकर एक गठबंधन बनाया था, जिसके सूत्रधार थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गठबंधन में शुरू से ही विरोधाभास साफ नजर आ रहा था, लेकिन चुनाव के ऐलान से काफी पहले ही इस इंडी गठबंधन का कुनबा बिखरता जा रहा है। रविवार को विपक्षी गठबंधन के मुख्य सूत्रधार नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस को अलविदा कह दिया। विपक्षी गठबंधन के लिए ये शायद सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि गठबंधन बनाने वाला ही गठबंधन छोड़कर चला गया। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इसलिए नीतीश का पाला बदलना विपक्षी गठबंधन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। बीजेपी इस पूरे मामले में कांग्रेस और उसके रवैये को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ ही न्याय नहीं कर पाई और मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत ही नजर जब आई। एक के बाद दूसरा दल उनसे पीछा छुड़ा रहा है। और एक बात तो स्पष्ट नजर आई कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी जी ने राहुल गांधी जी से मिलने को ही मना कर दिया, समय नहीं दिया, तो गठबंधन है भी कि नहीं, इसके ऊपर प्रश्नचिन्ह खड़े हुए। वैसे नीतीश अकेले नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे भी कांग्रेस में घबराहट का माहौल है। कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी को मनाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ममता है कि एकला चलो का राग अलाप रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी पंजाब और हरियाणा में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने पंजाब में कांग्रेस को भाव नहीं दिया, तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 के 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी इंडी अलायंस की राह कठिन है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस से बगैर पूछे ही कांग्रेस को राज्य में 11 सीटें दिए जाने का ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस इससे खुश नहीं है। कांग्रेस के रवैये पर उसके पुराने साथी तो उस पर निशाना साध ही रहे हैं। खुद कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। खड़गे जी के जो सपने हैं वो टूट गए। वो अपने कॉकस के जरिए प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। इंडिया अलायंस जो है वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में है। यूपी में दिक्कतें हैं, तमिलनाडु में दिक्कतें हैं, बिहार में दिक्कतें हैं, पश्चिमी बंगाल में दिक्कतें हैं, आसाम में दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र में दिक्कतें हैं।
सीट शेयरिंग अगर होगी तो इट विल बी मिरेकल। कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना है जाओ। कांग्रेस एक महान पार्टी है। जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते थे? इस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया और अंत में वेंटिलेटर गया और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। अगर है तो ये 26 पार्टियों की यात्रा होनी चाहिए। ये कहना और मतलब दिल में कहना और करना अलग है। तो यहाँ आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकेला, तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहाँ हमारी दादागिरी चलेगी। खत्म कहानी। कुल मिलाकर सहयोगियों का साथ छूटना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। एक एक करके सहयोगियों के अलग होने या अकेले लड़ने के ऐलान से न केवल विपक्ष की एकता तार-तार हो रही है, बल्कि लोकसभा चुनाव में उसकी संभावनाओं पर तुषारपात होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अभी तो लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ और उससे पहले ये सारी चीजें एक एक करके जो गठबंधन है वो लगातार बिखरता जा रहा है। और इस सब के बीच भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर लगातार वार जारी है। और इसी कड़ी में सोमवार को आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव से कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी ने घंटों पूछताछ की, तो वहीं जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करने के लिए ईडी की एक टीम आज सुबह 7 बजे राजधानी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन वो अपने घर से गायब मिले, वहां वो नजर ही नहीं आए। सोमवार का दिन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और झामुमो नेता हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलों भरा रहा। नौकरी के बदले जमीन मामले में एक तरफ जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ईडी ने घंटों पूछताछ की, तो वहीं जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम राजधानी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची, लेकिन वो अपने घर से गायब मिले। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से सोमवार को ईडी की टीम ने कई घंटों तक पूछताछ की। सोमवार को लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ पटना के ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में पूछताछ की गई। लालू से यह पूछताछ पटना में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में हुई। इस दौरान लालू यादव से ईडी ने ताबड़तोड़ कई सवालों के जवाब मांगे। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव से ईडी ने पूछा कि नौकरी के बदले जमीन का कॉन्सेप्ट क्यों था, हृदय नारायण चौधरी से संपर्क कैसे हुआ। लालू से दिल्ली और पटना के ईडी अधिकारियों ने 50 से भी ज्यादा सवाल पूछे। इस मामले पर तमाम राजनीतिक दलों से तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अगर एक महीना में पीछे छोड़ दूं तो बिहार की चर्चा किन बातों के लिए पूरे देश में होती थी? नौकरी के लिए, अस्पताल के काया पलट के लिए, आंगनवाड़ी का मानदेय, आशा का मानदेय, पब्लिक हेल्थ कार्डर। कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। नया कुछ बीजेपी ने कर दिया हो, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया हो, तब कोई ऐसी बात कर सकता है। पुराना मामला सब है, पहले जेल से भी आए हैं, तो ये चलेगा। जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो चलेगा। लालू यादव से पूछताछ के लिए ईडी की टीम एक दिन पहले ही दिल्ली से पटना पहुंच गई थी। आपको बता दें कि 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला है। उस वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव रेल मंत्री थे। लालू यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने बिना विज्ञापन के सरकारी नौकरियां दी। इसके एवज में उन्होंने अभ्यर्थियों से जमीनें अपने नाम लिखवा ली। बताया जा रहा है कि मंगलवार को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। वहीं बिहार से सटे झारखंड में भी भ्रष्टाचार को लेकर एजेंसियां काफी सक्रिय नजर आईं। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम सोमवार सुबह 7 बजे राजधानी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पहुंची।
ईडी की ये टीम जब हेमंत सोरेन के दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके शांति निकेतन में उनके आवास पर पहुंची तो वो गायब मिले। कहा जा रहा है कि सोरेन आधी रात तक घर पर ही मौजूद थे, लेकिन बाद में वो किसी अज्ञात जगह पर चले गए। ईडी की टीम को अभी तक हेमंत सोरेन की मौजूदा लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। अब ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से आधिकारिक पत्र भेजा गया है। प्रेषित किए गए पत्र और ईमेल में ईडी को 31 जनवरी को पूछताछ के लिए समय की जानकारी दी गई है। ईडी की टीम उनसे जमीन घोटाले में पूछताछ करना चाहती है। हेमंत सोरेन से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और ईडी ने रांची में 8 घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ दिन पहले 10वां समन जारी कर उन्हें 29 से 31 जनवरी को पेश होने को कहा था। यह भी कहा था कि अगर वो पेश नहीं होंगे तो खुद ईडी की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंचेगी। I am always stressing on one thing, that what is the action taken by the law enforcing force. As a true citizen, we must obey to it. दरअसल ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया था। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया था। उनके आवास और मोबाइल फोन से बड़ी मात्रा में सरकारी दस्तावेज बरामद हुए थे। इन दस्तावेजों की छानबीन और उनसे जुड़े तथ्यों के सत्यापन को लेकर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। इस मामले में ईडी अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसियों की तरफ से इन नेताओं के खिलाफ कसते शिकंजे से एक बात तो साफ है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू कर रही है। दिल्ली से नीरज सिंह और पटना और रांची ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये डिटेल रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से भ्रष्टाचार पर लगातार वार किया जा रहा है और आज जो हम चर्चा करने वाले उसका विशेष भी यही है कि भ्रष्टाचार पर कसता शिकंजा, चाहे वो कोई छोटा हो, बड़ा हो, पैसे वाला हो, कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचार करेगा तो उस पर शिकंजा जो वो कसता जाएगा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 3 बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं चारू प्रज्ञा जी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। चारू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जयंत जिज्ञासु जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी की तरफ से। जयंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयंत जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा कि चाहे वो कोई छोटा हो या बड़ा, पैसे वाला हो या गरीब, अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं तो चाहे आप सत्ता में हों या फिर सत्ता में ना हो, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपकी प्रतिक्रिया? हम चाहते हैं कि इस देश में निष्पक्ष जांच हो, चयनित प्रश्नाकुलता के साथ सेलेक्टिव टारगेटिंग नहीं हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, न्याय मिले किसी भी मामले में, जनसाधारण से लेकर राजनेताओं तक को, चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करे। दुर्भाग्य से हो ये रहा है कि जो हमारा आम आवाम है, जनसाधारण है, उसके मन में इस तरह का संशय है और इस बात को लेकर शको शुबा है कि ये जो स्वायत्त जांच एजेंसियां हैं, शीर्षस्थ टॉप, उनकी अपनी ही कोई स्वायत्तता और उनकी अपनी ही कोई स्वतंत्रता नहीं रहने दी गई। वो किसी के डिक्टेशन पर काम कर रही है। अब प्रिडिक्ट करना आसान है, लेकिन जयंत जी, मुझे ये बताइए, अभी तो सरकार में आरजेडी जदयू एक साथ थे कुछ दिनों पहले, तब भी तो ये मामला चल रहा था, तब भी तो जांच चल रही थी और अभी भी चल रही है। ये केंद्र में जिनकी हुकूमत है, उन्होंने तमाशा बना के छोड़ दिया है जांच एजेंसियों का। अजीत पवार उधर जाते हैं, फाइल बंद हो जाती है। तो हम कह रहे हैं कि हम तो इन तरह की बेशर्मी का सामना कर ही रहे हैं। 2004 का ये मामला है, 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है जयंत जी। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर ये मामले उठते रहे हैं। उनके परिवार के तमाम लोग इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, तमाम जांच एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई हैं। चारू प्रज्ञा जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई जो है प्रमाणित करने में विफल रही ना सुप्रीम कोर्ट में। लालू परिवार के खिलाफ कोई मामला ही नहीं मिला, तो कबूल कैसे करूं उनका फैसला कि ये लोग मेरे खिलाफ ही मेरा बयान मांगते हैं। चारू जी, तो विचित्र न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, चारू जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। ठीक है जी, देखिए, बिहार को जिस तरीके से लालू यादव जी और उनकी पार्टी के सारे साथियों ने मिलकर एक बहुत ही पिछड़ा प्रदेश बनाकर रखा था, उसको बदलने में बहुत मेहनत करी गई है केंद्र सरकार द्वारा। मोदी सरकार का एक साफ नियम है,
भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब चाहे कोई भी हो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जांच एजेंसी टारगेट करके अगर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको दिखाई देता है वो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, वो बहुत छोटी सी बात होती है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले भी जितना काम ईडी या सीबीआई करती है शायद आपको उसका अंदाजा नहीं है। दूसरी बात ऐसा है कि आप सब लोगों ने बैठकर मिलकर जो एक अलायंस बनाया था, वो शायद इसलिए बनाया था कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हम सारे मुसेरे भाई, क्योंकि आपका भी वही सब चल रहा है जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन का चल रहा है, यहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी का चल रहा है। और सच्चाई ये है कि जब जांच आगे बढ़ती है तो भाई सबूत भी मिलते हैं, बहुत सारे बयान भी आपके खास लोग ही आपके खिलाफ देते हैं और पैसे पकड़े जाते हैं। आज आप मुड़ के कुछ भी बोलिए, पर लैंड फॉर जॉब का स्कैम हुआ था, चारा घोटाला किया था, आप इंसानों को छोड़िए जानवरों को नहीं बख्शा गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के जितने केसेस आपकी पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ इस समय चल रहे हैं, इरेगुलरिटीज पुरानी है, लालू जी का पुराना ही नाता है इन स्कैम्स के साथ। तो आज इस तरीके की बातें करना, मैं ये मानती हूँ कि केवल एक कन्वीनियंस का स्टैंड है। ईडी का मैं आपको बता दूं सक्सेस रेट 93% है, ये पार्लियामेंट में कहा गया है, और ईडी साफ तरीके से, ईडी में काम करने वाले लाखों लोग हैं। आप अगर इस तरीके से बयान देंगे कि ईडी अपना काम देखे बिना कर रही है, तो 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रिकवरी, प्रॉपर्टी की, पैसों की रिकवरी पिछले कुछ सालों में नहीं हुई होती अगर। और चारू जी, सिर्फ यही मामला नहीं है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग मामले हैं जिसमें कि ईडी सीबीआई लगातार जांच कर रही है। बिल्कुल, और वहां पे पैसे भी मिलते हैं, लिंक भी मिलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच होती हैं और इनके सारे काले कारनामे देश की जनता के सामने आते हैं। जयंत जी, तो सीधा सीधा ये आरोप और ये कहना है कि आप कन्वीनियंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें आपको सूट करता है, जो अच्छा लगता है उसमें आप अच्छा कहते हैं, और जो आपको सूट नहीं करता वो कहते हैं कि ये डिक्टेटरशिप है। ये नहीं, हम लोग जनहित में काम करते रहे हैं, और इस सरकार को जिस तरह से बदला गया है, वह अपनी पूरी दास्तां कहता है कि क्या मोडस ऑपरेंडी है केंद्र सरकार का काम करने का। आप खुद ही देख लीजिए, आप प्रवक्ता है। नहीं सुनिए जयंत जी, इससे पहले भी चारा घोटाला के बाद कितने सारे घोटाले और बिहार की आर्थिक स्थिति आप देखिए, सारे गिना देती हूं। बहुत सारा टाइम दिया गया, वहां की जनता ने आपको दिया, चुना, लेकिन बावजूद उसके आप वहां की विकास दर को देख लीजिए आप बीते वर्षों में। आपको मालूम है कि देश के इतिहास में पहली बार कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ और गरीब परिवारों को 94.33 लाख परिवारों को तेजस्वी जी ने 2-2 लाख रुपए, और उन्हीं लोगों के जमीन को आपने हड़पने का काम किया। जयंत जी, आप उन्हीं अभ्यर्थियों के जमीनों को हड़पने का काम किया। सौंप देने से देश की संपत्ति राम राज्य की स्थापना नहीं होती। ठीक है, तो कहां आपने, आपको तो जनता ने टाइम दिया ना, आपको मुझे नहीं मालूम, आपको जनता ने टाइम दिया, अच्छा खासा टाइम दिया, करवा के आप देश की अर्थव्यवस्था को सुधरवाएंगे। तो आप आर्थिक स्थिति देख लीजिए ना, बीते वर्षों में जब भी आरजेडी की सरकार वहां रही। हितेश जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? 1 मिनट, हितेश जी बताइए। इस तरह की कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि राजनीति पर जयंत जी रुक जाइए 1 मिनट। 70 दिन में अब हितेश जी क्या कह रहे, वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी भी सुन लीजिए। मुझे लगता है कि राजनीति पर आक्षेप तो लगते हैं, मगर राजनीतिक दल के प्रवक्ता मेरी एक बात का अगर जवाब देना चाहें तो, अभी लालू जी के स्वास्थ्य की बात हुई, आज जब पूछताछ हुई तो पार्टी में बड़ी बेचैनी थी। क्या जैसे अपराधी के मामले में होता है, कुछ सीरियल ऑफेंडर होते हैं, कुछ आदतन अपराधी होते हैं, थानों में कुछ हिस्ट्री शीटर होते हैं, तो जिनके रिकॉर्ड पर दाग लगे होते हैं उनसे पूछताछ मुझे लगता है एक बड़ी स्वाभाविक, जनता उसी तरह से देखती है। आपके पास अच्छा मौका था, आप साफ कर सकते थे। लालू यादव जी अगर जेल में रहे तो क्या निर्दोष रहने के कारण वो इतने समय तक जेल में रहे हैं? क्या आप देश की न्याय व्यवस्था को आप चुनौती देना चाहते हैं कि आपकी पार्टी के खिलाफ कोई षड्यंत्र ये देश की न्याय व्यवस्था कर रही है? ये एजेंसियां, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि क्या जेल में निर्दोष रहने के कारण उन्हें डाला गया था? अगर ऐसे व्यक्ति से सवाल नहीं होंगे तो किससे सवाल होंगे? अमित शाह को किस लिए जेल में डाला गया था? तड़ी पार किस लिए कराया गया था? जो किया था उसके बाद जो फैसला आया है, फैसले में आपको दिखता है कि कौन सी चीजें साबित हुई और कौन सी नहीं हुई। अभी जो मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं, बिहार में जो मामले हैं, झारखंड में जो मामले हैं, अवैध खनन के जो मामले हैं,
1-2 हजार नहीं, हजारों करोड़ के मामले हैं। और मालवाहक जहाज तक पकड़े गए हैं, 30-30 करोड़ रुपए के मालवाहक जहाज भी पकड़े गए हैं। लैंड फॉर जॉब इतना खुला हुआ मामला है कि बिहार में आप लोगों से बात करेंगे, नेताओं से बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का जवाब नहीं दिया अभी तक प्रवक्ता जी ने कि क्या लालू प्रसाद यादव जी को जो कोर्ट ने कहा था, कोर्ट की बात अगर कोर्ट ने उनको दोषी माना था, जमानत के समय पर, बेल के समय पर स्वास्थ्य का ग्राउंड क्यों लिया गया था, निर्दोष होने का ग्राउंड क्यों नहीं लिया गया? जिस नेता से आप बात कर रहे हैं उसे अगर कोर्ट ने क्लीन चिट दी है तो क्या आपका कोर्ट पर, न्याय व्यवस्था पर किसी पर भरोसा नहीं है? क्या केवल लालू यादव पर भरोसा करने से इस देश की व्यवस्था चलेगी? कोर्ट नहीं चलेगी इस देश में। बिल्कुल सभी को धूमिल करने के लिए संगठित तरीके से एक चीज और बताता हूँ, नहीं जयंत जी, मेरा एक प्रश्न है। जयंत जी, न्यायपालिका के प्रति सम्मान रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारा यकीन नहीं है और जो मौजूदा सरकार चला रहे हैं। अरे भाई, तो आप जिस कोर्ट को लेके कह रहे हैं, कोर्ट ने तो दोषी माना ना, तभी तो वो जेल में बंद थे और स्वास्थ्य के आधार पर उनको जमानत मिली है। इस बात को तो आप झुटला नहीं सकते हैं ना। इस देश में तो हायरार्की है ना अदालतों की। हम एपेक्स कोर्ट में गए, वहां से हमको राहत मिला। सीबीआई तो राहत क्या निर्दोष होने के कारण मिला या स्वास्थ्य के कारण पर मिला? क्या मैं बोल सकती हूँ प्लीज? जी जी बोलिए, चारू जी बोलिए। कि मैं एक वकील भी हूँ, केवल प्रवक्ता नहीं हूँ भारतीय जनता पार्टी की। मैं आपको एक अधिक संपत्ति के मामले की बात कर रहा था। जयंत जी सुन लीजिए। ट्रायल खत्म होने के बाद अगर न्यायालय ये कहते हैं आप निर्दोष हैं, तो आप अपनी निर्दोषी की बात करिए। यहाँ पर आपको निर्दोष नहीं कहा गया। आपके नेता ने ये कहा तबीयत खराब है, अस्पताल में रखा जाए या घर जाने दिया जाए क्योंकि डॉक्टर की जरूरत है। इस बयान के ऊपर आप बाहर रह रहे, तो इसको निर्दोष नहीं कहा जाएगा। आप दोषी अभी भी हैं भाई साहब, आप समझ लीजिए। और देश की जनता को ना आप बरगराइए, ना आप बेवकूफ समझिए, क्योंकि आपके पास से मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हुई है। आपके नेता से अगर पूछताछ होती है, आप हल्ला मचा रहे हैं, आप इंतजार तो करिए, आप पूछताछ के साथ नहीं जान रहा है। इस देश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, जनता पार्टी अपने ये जो इंडिया अलायंस बनी हुई थी ना, ये केवल इसीलिए बनी थी सरकार को गिराना, खरीद फरोख्त करना, राज्यों में जिन न्यायपालिका को धता बताना। जयंत जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, चारू जी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। सब तो मोडस ऑपरेंडी है बीजेपी। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखिए अपने कर्मों का फल तो मिलता है ना। कर्मों का फल कभी ना कभी तो मिलेगा। उन कर्मों का फल मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संसद के और पब्लिक तो देख रही है जयंत जी, पब्लिक देख रही है किस तरह से आप लोगों ने बिहार में किया, आपकी पार्टी ने किस तरह से वहाँ बंटाधार किया। के ऊपर कैसे बोल रहा है? आप थोड़ा शिष्टाचार मेंटेन करिए। आपके बारे में तो एक बार भी नहीं बोली। चुप रहो आपको देखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल करती है, ये तरीका ही नहीं है डिबेट करने का। और खास आप सुन नहीं रहे हैं जयंत जी, आपके साथ दिक्कत है। जब आपको मैं टाइम दे रहा हूं आप बोलिए, जब दूसरे को बोलने का मौका दिया जाए तब आप बीच में टोका टोकी ना करें। हितेश जी। असीम जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि अभी जो राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं उनसे एक बात उन्होंने शरद पवार और बाकी नेताओं का जब उल्लेख किया तो फिर से वही बात बोली कि जैसे विपक्ष को विपक्ष होने के कारण निशाना बनाया जा रहा है। जबकि अगर मैं तथ्य की बात कहूं तो यही अपना तथ्य और तर्क लेकर 13 दलों के एक साझा नेता और साझा वकील अभिषेक मनु सिंह भी पिछले साल एक साल पहले की बात है, मार्च में वो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने उस समय पर ये याचिका कि ये ग्राउंड हो नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात खारिज कर दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात खारिज कर दी है तो नेता बार बार उसकी डबली बजाते रहेंगे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं है? एक याचिका को अगर आपने उस फोरम पर वो गिर गई है तो वो बात लगातार आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास मनी ट्रेल है, पैसा पकड़ा जा रहा है, पूजा सिंघल पकड़ी गई हैं, पंकज पकड़े गए हैं, राहु यादव पकड़ा गया है इसमें। तो अगर ऐसे लोग आ रहे हैं, मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो रही है, कैश पकड़ा जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपया, 50-50 करोड़ रुपया कैश आ रहा है, जिनकी जमीनें गई हैं, जिन्हें नौकरी मिली है, उनके रिकॉर्ड। और जयंत जी, भ्रष्टाचार की तो अब तो लंबी चौड़ी है, आपके पास इतना, हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन देखिए आपका इंडी गठबंधन के लगातार, पहले ममता बनर्जी अलग हुई, अब नीतीश कुमार अलग हो गए। कैसे देखा जाए इसको? हर कोई आपसे और कह रहा है कि उसमें घुटन महसूस हो रही थी। जो नेता वहां से निकल रहे कह रहे घुटन महसूस हो रही थी, हमारी बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। किनको घुटन महसूस हो रही थी? नीतीश कुमार को। धारा कोई साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक नहीं है। हमारे पैर में चक्र नहीं लगा हुआ है। हम चंचल चित्त लोग नहीं है। हम जो एक बार निर्णय लेते हैं उस पर कायम रहते हैं।
तो क्यों निकल रहे हैं ये तो बता दीजिए। पहले ममता बनर्जी अलग फैसला ले ली निकलने का। ने इस देश की तासीर को कायम रखा है। हम लोग संवैधानिक मर्यादा से चलते हैं। आप हम लोग किसी मिट्टीय चरित्र और ग्रंथ नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन को के मुताबिक चलाना चाहते हैं इस देश को। और हम चाहते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यही लालू यादव थे और दागी अध्यादेश का पन्ना खुद राहुल गांधी ने फाड़ा था। तो क्या आप मानते हैं कि उनके पैर में चक्र है, वो चंचल चित्त के व्यक्ति हैं, आज आपके साथ आ गए? यही लालू यादव थे, वही दागी अध्यादेश था, वही कांग्रेस थी, उसे फाड़ा था। तो राहुल गांधी क्या चंचल चित्त के व्यक्ति हैं, उनके पैर में चक्कर है, उनको साथ नहीं आना चाहिए? क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के बारे में? जयंत जी, मैं आपके पास समय नहीं है, चारू जी एक बहुत ही संक्षेप में इसका जवाब कि आज ईडी की टीम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ही पहुंची, लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो गायब हैं, वो पता नहीं कहां हैं। और उनकी ऑफिस की तरफ से एक चिट्ठी गई है ईडी को कि वो 31 जनवरी को पेश हो सकते हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? चोर की दाढ़ी में तिनका। आप ये देख रहे हैं कि इतने लंबे समय से ईडी को अवॉइड करने का काम हेमंत सोरेन केवल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कागज पे अपने आप को एक माइन अलॉट कर लिया। आपने कभी सुना है क्या? देश में नहीं, पूरी दुनिया में कभी आपने ऐसा सुना होगा? खुला भ्रष्टाचार, डर का अब तक इन लोगों को नाम ही नहीं था। अब इनको समझ में आ रहा है कि सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेगी, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है हितेश जी, कहा जा रहा है कि एक स्वतंत्र भारत में ऐसा पहली बार, मुझे जानकारी अगर आप इसको करेक्ट कर सकें, कोई ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो कि गायब है, जांच एजेंसियां उसे ढूंढ रही हैं लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं। शायद वो चित्त के चंचल होंगे, पैर में चक्कर होगा, जैसा नेताजी ने बताया। बिल्कुल। दूसरी बात, जैसा खुद को माइन अलॉट कर लेने का मामला, अब ये जो लोग साथ में आए, ये कभी किसी समय पर खुद को बड़े बड़े अलंकरण, बड़े बड़े पुरस्कार आवंटित कर लेते थे, अपना मनोनीत कर लेते, खुद ही बैठे बैठे सोच लेते थे कि मैं भारत रत्न हूं। ऐसा काम कर चुके हैं, उसी परिवार के साथ हैं, तो दोनों परिवारों की दुर्गति और दोनों परिवारों के कारनामे, और दो ही नहीं, ऐसे और भी जो है वो सारी चीजें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है। समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया चारू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और हितेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, उन्हें कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी की कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस विधेयक को लेकर आएगी। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया, और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे, और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसे लेकर सीएम ने एक्स पर भी लिखा है। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प एवं उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे। कर्नाटक के मांड्या के केरागुडू गांव में 108 फुट ऊंचे स्तंभ से हनुमान ध्वज उतारने का मामला
तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर बेंगलुरु, मैसूरू और बेल्लारी में बीजेपी की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। रविवार को भी मांड्या में भाजपा जेडीएस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। स्थानीय लोगों के समर्थन के लिए आज भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर हिंदू भावनाओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। कल मंडिया में जहां हनुमान ध्वज का 108 फीट का 108 फीट का जो ध्वज था उसको हटाकर वो स्तंभ था उसको काटकर हिंदुओं का भावनाओं को इन्होंने घासिल किया है। इसलिए इसका विरोध में हम आज भारत में हिंदुओं का भावनाओं का सम्मान नहीं मिलने से कहाँ मिल सकता है। हम कानून का सम्मान करते हैं, हम जो सरकार का नीतियां हैं इसको सम्मान करते हैं। हम ये हिंदू विरोधी सरकार का भाव को क्रिटिसाइज करके कंडेम करके इधर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दरअसल अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए गांव के लोगों ने 108 फुट ऊंचे हनुमान ध्वज लगाने का फैसला लिया और ग्राम पंचायत ने ध्वज स्तंभ स्थापना की अनुमति भी दी, जिसके बाद यह ध्वज लगाया गया था। लेकिन ऊंचाई पर लहरा रहे भगवान हनुमान के ध्वज को कर्नाटक पुलिस ने उतार दिया। पुलिस और प्रशासन ने ध्वज स्तंभ पर हनुमान ध्वज की जगह राष्ट्रीय तिरंगे को लगा दिया। इसके बाद वहां विवाद खड़ा हो गया। खबर बंगाल से है, जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के विरोध प्रदर्शन को पुलिस ने बर्बर तरीके से दबाने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज की। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों ने महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया। ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में बैरकपुर थाने के बाहर किए गए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बहुत ही बर्बर तरीके से प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं और विरोध प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की। पुलिस के हमले में कई भाजपा कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लचर कानून व्यवस्था के बीच बंगाल में हिंसक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदर्शन कर रही है। और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पुलिस की बर्बरता की निंदा की है। आज हमारा सीपी ऑफिस का घेराव था। पुलिस ने वाटर कैनन से लेकर जो सारे जो कादाने गैस से लेकर टीयर गैस से लेकर लाठी चार्ज, पत्थर फेंकना, जिस तरीके से काम किया पूरा साफ हो गया है। ये पुलिस तालिबान पुलिस है, ममता बनर्जी के इशारे पे काम रबर बुलेट भी चलाया है। अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन पुरुष होके महिला के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। आशीष मोड़िया पुलिस ऑफिसर है, उनके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भूटान के विदेश सचिव ओम पेमा चोडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। बैठक में विकास कार्य संबंधी साझेदारी, अंतरिक्ष, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, आर्थिक संबंधों के मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। इससे पहले विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज भूटान पहुंचे। पारो पहुंचने पर भूटान के विदेश सचिव ओम पेमा ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ये यात्रा नियमित उच्च स्तरीय वार्ता की परंपरा को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई है। ये यात्रा दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान करेगी। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। गोवा में 6 से 9 फरवरी के बीच इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन होना जा रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि ऊर्जा क्षेत्र के आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद साझेदारी और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ही ऐसे सॉल्यूशंस का पता लगाना है जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र को एक सतत और जीवंत भविष्य की ओर अग्रसर करेंगे। India Energy Week, to that extent, is a golden opportunity for all these related developments on the energy front to be showcased and provide a platform for further development and growth. The event will also feature increased focus across the entire energy value chain, including 3 sessions on biofuels, 3 sessions on hydrogen, and 2 sessions on CCUS. और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये दे दे कि वित्त मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट आई है इंडियन इकोनॉमी को लेकर। क्या कुछ कहा गया उस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, वीडियो वॉल के जरिए, एक एक करके। देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बीते 3 सालों से उसकी जो रफ्तार है वृद्धि की वो 7% से ऊपर रही है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं और वैश्विक मुश्किलों के बीच राह आसान नहीं थी, बावजूद उसके भारत ने 7% से ऊपर का ग्रोथ रेट रखा है, ये इस रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है। भारत जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भी लगातार निवेश कर रहा है, इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। पिछले 10 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र का जो पूंजी निवेश है वो लगातार बढ़ा है और बैंकिंग व्यवस्था भारत में ये मजबूत हुई है, इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही साथ समावेशी विकास, बहुत कम बेरोजगारी दर और मध्यम मुद्रास्फीति का काफी अच्छे से संतुलन बनाकर रखा गया है, इस बात का बहुत ही प्रमुखता से इस बात की चर्चा की गई है। साथ ही साथ सरकार के कोविड प्रबंधन और टीकाकरण ने आर्थिक विकास को भी पटरी पर लाया, इस बात की चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है। कोविड प्रबंधन जिस तरह से सरकार ने किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। 2014 से जो लागू किए गए हैं जो संरचनात्मक सुधार, वो भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है, इस बात की चर्चा की गई है। बढ़े आगे तो बैंकिंग सुधारों ने बैंकों और कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट को साफ करने में काफी मदद की है, बैंकिंग सेक्टर भी काफी मजबूत हुआ है। जीएसटी की बात की तो जीएसटी ने लॉजिस्टिक लागत कम की है और साथ ही साथ उत्पादन जो है उसमें काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कारोबार को आसान बनाने पर काफी फोकस किया गया, इस बात का जिक्र इस रिपोर्ट में। स्टार्टअप्स के पोषण के लिए भी एक तंत्र बना और लगातार हम जानते हैं कि किस तरह से भारत में स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 9 वर्षों के दौरान नागरिक केवल लाभार्थी नहीं रहा बल्कि सफलता के वाहक भी बने हैं और तमाम वो उदाहरण हमारे सामने हैं कि वो सिर्फ एक लाभार्थी नहीं बल्कि वो संवाहक बने हैं वृद्धि के विकास के। और भारत ने समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के साथ अमृतकाल की शुरुआत की। वैश्विक स्वास्थ्य संकट और जलवायु परिवर्तन के बीच कृषि का जो प्रदर्शन रहा वो भी काफी बेहतरीन रहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने ऑनलाइन और कैशलेस डिजिटल को बढ़ावा दिया है, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। ई कॉमर्स बाजार को बढ़ावा दिया गया। ओएनडीसी ने छोटे व्यवसाय के लिए बाजार खोल दिए, जिसका फायदा छोटे व्यापारियों को हुआ, खुदरा विक्रेताओं को हुआ। साथ ही साथ भारत बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया का 4था सबसे बड़ा शेयर बाजार हाल ही में हुआ है। आपको इस बात की भी जानकारी, इस बात की भी जानकारी इस रिपोर्ट में है। महिलाओं को लेकर क्या कुछ कहा गया उस पर निगाह डालें तो महिला कल्याण के कार्यक्रमों का असर क्या कुछ दिखा है बीते वर्षों में, इसको लेकर ग्राफिक्स देखिए कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण से सार्वजनिक वस्तुओं में अधिक निवेश किया गया बीते वर्षों में। महिलाएं सशक्त हुई हैं। पीने का पानी और जो सार्वजनिक सड़कें हैं उनमें भी काफी अधिक निवेश किया गया है। पीएम जनधन योजना ने महिलाओं के बैंक खाते का अनुपात काफी बढ़ा दिया है और आंकड़ों पर निगाह डालें तो 2015-16 में ये 53% था, जो कि बढ़कर 2019-21 में 78.6% हुआ गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से महिलाएं मुख्य धारा में शामिल हुई हैं। महिला LFPR 2017-18 में
23.3% से बढ़कर 2022-23 में ये 37% हो गया। कौशल भारत मिशन और स्टार्टअप्स और स्टैंड अप इंडिया में भी महिलाओं की भागीदारी काफी उत्साहजनक रही है और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा में महिला सफल नामांकन काफी अनुपात बढ़ा है, जो कि 2005 में सिर्फ 24.5% था, वो बढ़कर अब वित्त वर्ष 2022 में 58.2% हो गया है। और वहीं उच्च शिक्षा में महिला GER भी काफी बढ़ा है, जो कि वित्त वर्ष 2001 में 6.7% से चौगुना होकर वित्त वर्ष 2021 में 27.9% हो गया है। तो ये कुछ बातें इस चर्चा में आई हैं कि किस तरह से महिलाओं की बात हो या फिर इंडियन इकोनॉमी की बात हो, लगातार बीते वर्षों में काफी बढ़ा है। बढ़ेंगे आगे। खाड़ी क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति के बीच समुद्री मार्गों पर सुरक्षित आवागमन को लेकर लगातार संकट बना हुआ है। ऐसे में भारतीय नौसेना भी अलर्ट मोड पर है। सोमालिया के पूर्वी तट और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी अभियानों पर तैनात INS सुमित्रा ने ईरानी ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाज ईमान के अपहरण किए जाने के संबंध में एक इमरजेंसी हेल्प कॉल का त्वरित जवाब दिया। मछली पकड़ने वाले इस जहाज पर समुद्री डाकू सवार थे और उन लोगों ने चालक दल को बंधक बना लिया था। INS सुमित्रा के जहाज ने उसे रोका। नाव के साथ चालक दल के सभी 17 सदस्यों की सुरक्षित रिहाई के लिए समुद्री डाकुओं को मजबूर कर दिया गया। और रायसीना हिल्स स्थित बीटिंग रिट्रीट के साथ ही 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक तौर पर समापन हो गया। हर वर्ष की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के बाद 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा अन्य केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही साथ आम जनता भी मौजूद थी। वहां पे दिल्ली में होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक अंत का प्रतीक है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस समारोह को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। समारोह की शुरुआत सामूहिक बैंड के शंखनाद धुन बजाई। इस अवसर पर शाही रायसीना पहाड़ियों में स्थित ऐतिहासिक विजय चौक सूरज डूबने के समय पर बजाए जाने वाले सभी भारतीय धुनों का साक्षी बना। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना और CAPF के संगीत बैंडों ने 31 मनमोहक और थिरकने वाली भारतीय धुनें बजाई। और इस बुलेटिन के अंत में आखिर में देश की दूसरी अहम खबरें आप देखिए फटाफट अंदाज में नेट रैप में, और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सरकार ने सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ घोषित करते हुए इस पर अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध और बढ़ा दिया है। गृह मंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 27 फरवरी को राज्यसभा सीटों के लिए मतदान होगा। 56 खाली सीटों में से सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 10 हैं, जबकि बिहार और महाराष्ट्र में 6-6, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 5-5, कर्नाटक और गुजरात की 4-4, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 3-3, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की 1-1 सीट पर चुनाव होना है। संसद का बजट सत्र आरंभ होने से एक दिन पहले मंगलवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद की कार्रवाई का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए ये बैठक बुलाई है। संसद का ये बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अप्रैल के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करने को कहा। इस बीच शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक लगाने वाला सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश जारी रहेगा। मस्जिद कमेटी ने सर्वे की इजाजत देने वाले आदेश के साथ इस केस से जुड़े सारे मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वजूखाने में शिवलिंग जैसी संरचना मिलने के बाद से उस जगह को सील कर दिया गया है। इस मामले पर हिंदू पक्ष का कहना है कि कोर्ट ASI के महानिदेशक को निर्देश दे कि शिवलिंग की आसपास की दीवार को हटाया जाए और शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना इसका वैज्ञानिक सर्वे किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी के अजित पवार गुट के विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए स्पीकर राहुल नार्वेकर को 15 फरवरी तक का वक्त दिया है। स्पीकर की ओर से 3 हफ्ते का वक्त और दिए जाने की मांग की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर परिसर में भक्तों के लिए की जा रही व्यवस्था का निरीक्षण किया। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यूएपीए मामले में न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया गया। वो हाल ही में मामले में सरकारी गवाह बने हैं।